हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जो काफ़ी बार 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या बोल रहा है, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफर्ड। देखो, आपको तो पता ही है जो ताश की गड्डी कार्ड्स होते हैं वो कितने टोटल होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, दो टाइप इसमें भी होते हैं, दो टाइप यानी नहीं, टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला ब्लैक में क्या होता है हमारा, क्लब्स के होते हैं और स्पेड्स के होते हैं। दूसरा रेड में हमारा क्या होता है, हर्ट वाला होता है और डायमंड वाला होता है। जिसमें से क्या किया जा रहा है, किंग क्वीन एंड जैक, यानी जो क्लब्स के 3 पत्ते हैं, कौन कौन से, किंग क्वीन एंड जैक को रिमूव कर दिया जा रहा है। टोटल कितने थे, 52 में से ये 3 निकाल दिए तो बचा कितना, 49, यानी कि हमारे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 49। फिर इसके बाद क्या बोला, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड। 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों को हमें सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पे लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 52 होते हैं, जिसमें से 3 निकाल दिए गए तो बच्चे कितने, 49। ये हो गया। अब पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले में क्या बोला है, ऑफ स्पेड्स, ऑफ स्पेड्स। तो क्वेश्चन मत लिखो, सीधा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड्स, तो स्पेड्स से तो कुछ निकाला नहीं गया है, तो यानी कि ये 13 ही होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड्स। तो टोटल स्पेड्स कितने होते हैं 52 में, 13 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे, 49। ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरे में आ जाओ। दूसरे में क्या बोला है, ऑफ ब्लैक किंग। तो देखो, मैंने आपको बताया टोटल मतलब हर एक पत्ते के 4 होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं, लेकिन इसमें क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोला है, ब्लैक बोला है, और इसमें से एक ब्लैक किंग रिमूव कर दिया गया है जो कि है क्लब्स का। तो क्लब्स का अगर एक किंग रिमूव कर दिया है तो बचा कौन सा, स्पेड्स का, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 ब्लैक किंग हमारे पास बचा है। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग्स, ऐसा लिख देना आप लोग, ये लाइन लिख देना, ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग कितना बचा अपने पास, 1, और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 49। रीजन में लिख सकते हो यहाँ पे 1 ब्लैक किंग क्लब्स आर रिमूवेड, या फिर ऐसा लिख देना 1 किंग क्लब्स आर रिमूवेड, ऐसा लिख देना। फिर तीसरा आ जाओ। तीसरे में क्या करोगे, देखो यहाँ पे ऑफ क्लब्स, क्लब्स की बात हो रही है। टोटल 4 तरह के होते हैं, क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट एंड डायमंड, जिसमें से क्लब्स में क्या किया गया है, 3 पत्ते निकाल दिए गए। अगर इसमें से 3 निकाल दिए गए हैं, टोटल कितने होते हैं, 13, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 10 बचेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 क्लब्स कार्ड आर रिमूवेड। क्या कर दिया गया है, 3 क्लब के पत्ते निकाल दिए गए हैं। तो 13 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ पे लिख देना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब्स क्या हो जाएगा, ये 10 है। टोटल क्लब्स के कितने पत्ते हैं हमारे पास, 10, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास, 49। ये हो गया हमारा तीसरा भी कंप्लीट। अब फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में क्या दिया है, ऑफ जैक्स। तो टोटल 4 पत्ते होते हैं हर एक पत्ते के, तो जैक के भी 4 होते हैं, लेकिन इसमें क्या किया गया है, जैक एक निकाल दिया गया है जो कि क्लब का है। तो बचे कितने, 1 2 3 जैक बचे। तो यहाँ पे लिख दोगे कि ऐसे लिख देना, यहाँ पे 1 जैक कार्ड आर removed
तो 1 निकाल दिया गया, तो टोटल कितने होते हैं 4, बचा कितना 3। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक्स। तो टोटल नंबर ऑफ जैक्स कितने हैं हमारे पास 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 49। ये हो गया सॉल्व चारों के चारों। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एक ए बी सी है, मैंने बना दिया है ऑलरेडी, इसको नाम दे देता हूँ मैं ट्राइंगल ए बी और ए सी। एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। एल्टीट्यूड में यानी कि एक तरह से हाइट ही होता है। तो क्या है, पहला एल्टीट्यूड हमारा ए डी, ए कहाँ पे है, तो इसके परपेंडिकुलर में कहाँ पे होगा, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन ले लो, ये हो जाएगा हमारा डी। फिर दूसरा एल्टीट्यूड क्या है सी ई, ए बी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी ऐसा आएगा, ये हो जाएगा ई। और ये दोनों एल्टीट्यूड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, पॉइंट पी पे, तो ये हो जाएगा पॉइंट पी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, 4 पॉइंट है, इन्हें हमें प्रूफ करना है। पहला है ट्राइंगल ए पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए करते हैं फटाफट। तो पहले लिख दूंगा मैं इन ट्राइंगल ए पी ई एंड ट्राइंगल सी पी डी, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हमें इन्हें सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें कुछ ना कुछ इक्वल चाहिए, या फिर साइड हो या फिर एंगल हो। तो आइए देखते हैं। ट्राइंगल ए पी ई, दूसरा ट्राइंगल क्या है सी पी डी, यानी कि ये सी पी डी। पहला तो आपको यही दिख रहा होगा 90 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल। तो पहले मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए क्या है, ए पी ई ना, ए पी, यानी कि एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल दूसरा क्या हो जाएगा हमारा सी डी पी, एंगल सी डी पी, दोनों ही क्या है 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। फिर उसके बाद और एक चीज़ दिख रहा है मुझे, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो यहाँ पे जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है, और दोनों ही क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी, सी पी डी। रीजन में क्या लिख दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो दो एंगल हैं यहाँ पे, हमें इक्वल मिल गए, कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो हम लोग बोल सकते हैं बाय एंगल क्राइटेरियंस ऑफ सिमिलरिटी से कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि देयरफॉर ट्राइंगल ए पी ई एंड, नहीं एंड मत लिखो, इक्वल लिख दो, सिमिलर लिख दो। ट्राइंगल दूसरा क्या ट्राइंगल हमारा सी पी डी क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। क्यों, क्योंकि दो एंगल यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंट मिले, और हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। चलो पहला तो हमें प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करने का था कि जो ट्राइंगल ए पी है सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी है कि नहीं, ये प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वाले में क्या है, देखो ए पी इंटू पी डी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी। देखो एक बात तो आपको पता ही है, जब भी दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ बाय द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की रेशियो क्या होगा। तो पहले ये तो ये कॉपी कर लो, यहाँ पे ट्राइंगल ए पी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी, ये लिख दोगे अबव प्रूवेड, हम लोगों ने इसे ऊपर प्रूव किया है, अबव प्रूवेड सिमिलर है। तो हमें नीड किसकी है, देखो ए पी पी डी सी पी और पी। तो इसमें पहला ए पी है,
तो ए पी का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, सी पी के बराबर होगा, सी पी है ना उसमें, हाँ सी पी है, इज इक्वल टू दूसरा क्या चाहिए, पी ई है क्या, हाँ पी ई है, तो रेशियो ऑफ पी ई किसके बराबर होगा, पी डी के। तो रीजन क्या लिख दोगे इस पे, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो यहाँ पे लिख दोगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हो गया रीजन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए पी का मल्टीप्लाई पी डी में कर दो इज इक्वल टू सी पी का मल्टीप्लाई पी में कर दो, सी पी का मल्टीप्लाई पी में कर दो, हो गया, सेकंड भी हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं, तीसरे के लिए हमें दो नए ट्रायंगल लेने होंगे, आइए बताता हूँ कैसे। तो स्पेस विजिबल है कैमरे में, कहाँ लिख लो, इधर लिखता हूँ एडजस्ट करके थोड़ा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तीसरा क्या है, ट्रायंगल ए डी बी, तो यहाँ पे लिख दो पहले इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी ई बी, दो ट्रायंगल लिए हैं ए डी बी एंड सी ई बी, इन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है जैसे इनको किए थे हम लोग। तो ऐसे आ जाओ, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी क्या है, देखो ए डी बी, दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी ई बी, सी ई बी। तो पहले तो मुझे देखो इसमें भी 90 डिग्री दिख रहा है, देखो ए डी बी, एंगल डी और एंगल ई क्या है 90 डिग्री, तो पहले यही लिख दो, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी, पहले यही लिख दो, सी ई बी क्या है ये 90 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख दोगे बोथ 90 डिग्री। और दूसरा यहाँ पे देखो, जो एंगल ए डी बी और ट्रायंगल सी ई बी, दोनों में ही क्या है, जो एंगल बी है ना, दोनों ही में ही कॉमन है, देखो यहाँ पे भी एंगल बी आ रहा है और यहाँ पे भी एंगल बी आ रहा है, तो हमने बोल सकते हैं कि एंगल कॉमन एंगल बी बोल सकते हो। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर कि दूसरा एंगल क्या लिखोगे, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, सी बी डी, सी बी डी, देखो दोनों में ही एंगल बी हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दोगे कॉमन एंगल। अब देखो यहाँ पे भी दो एंगल क्या मिल गया हमें, कॉन्ग्रुएंट मिल गया, इक्वल मिल गया, तो हम लोग इसमें भी सेम यही अप्लाई कर देंगे, बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी से बोल सकते हैं ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये क्या है, हमारे सिमिलर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई बी, रीजन लिख दोगे बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, ये लिख देना आप लोग। चलो ये प्रूफ हो गया। अब चौथे में आते हैं, चौथे में भी सेम जैसे हम लोगों ने दूसरा वाला किया वैसे ही ये भी करेंगे, कैसे देखो यहाँ पे, चलो देखता हूँ। तो पहले तो ये लिख दो यहाँ पे, जो ट्रायंगल ए डी बी है वो सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई बी है, रीजन लिख दोगे अबव प्रूवेड, अबव प्रूवेड। अब इनके जो अगर ट्रायंगल क्या है दोनों सिमिलर है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए बोलते हैं हम लोग नहीं, तो यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ, समझ जाना, पहले ये लाइन फिर ये, अब ये चौथे वाला। तो चाहिए क्या हमें, देखो ए बी चाहिए, सी चाहिए, बी सी चाहिए, ए डी चाहिए। तो पहले ए डी दिख रहा है तो ए डी को लिख लो यहाँ पे, ए डी डिवाइड बाय सी होगा, सी है ना, हाँ सी है, सी ई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी डी है क्या, नहीं बी डी नहीं है, ए बी है क्या, हाँ ए बी है, ए बी ले लो और इसमें सी भी नहीं है, बी सी ले लो, हाँ इसमें ए बी ले लो और इसमें बी सी ले लो, ए बी डिवाइड बाय बी सी। ऐसा क्यों लिया, सेम इसकी तरह क्या होंगे इसमें, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो ए डी का मल्टीप्लाई है वो बी सी में कर दो, यहाँ पे रीजन लिख देना करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ए डी इंटू बी सी हो जाएगा और ये ए बी इंटू सी ई हो जाएगा। अभी इसमें अगर सेम नहीं दिया तो चेंज कर सकते हो आप लोग, क्या दिया, ए बी इंटू सी ई,
तो ए बी इंटू सी कर दो, ए बी इंटू सी कर दो। दूसरा ये क्या है, ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी, हैंस प्रूव इट। Question number 3. A solid is in the shape of cone surmounted on a hemisphere, the radius of each of them being 3.5 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है जो कि क्या है, एक हेमिस्फेयर पे एक कोन को सरमाउंडेड किया गया है। यानी कि देखो ये क्या है हमारा, समझो ये हो गया हमारा, एक मिनट, हाँ थोड़ा इधर बनाता हूँ। ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर। अब इसके ऊपर सरमाउंडेड क्या किया गया है, एक कोन किया गया है, सरमाउंडेड ऑन अ हेमिस्फेयर। ये हो गया हमारा, ठीक है चलो जैसा भी है। ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट ऑफ द कोन, और ये हो गया लेंथ ऑफ द हेमिस्फेयर बोलो या फिर हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर बोलो। चलो फिर अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन सरमाउंडेड ऑन अ हेमिस्फेयर हो गया। फिर रेडियस कितना दिया है 3.5, यानी ये कितना है 3.5, और ये जो रेडियस दिया है ये दोनों का ही रेडियस सेम होगा क्योंकि इनका देखो जो है ना एकदम फिट है। इस पे सरमाउंडेड किया गया है कोन को, किसके ऊपर, हेमिस्फेयर पे, यानी कोन का रेडियस और जो हेमिस्फेयर है दोनों का रेडियस क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। इसके आगे क्या बोला है, टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। टोटल हाइट दिया, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना दिया गया है 9.5 दिया गया। लेकिन हमें क्या करना होगा, कोन का हाइट निकालना होगा, और कोन का हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा। क्या माइनस करोगे, 9.5 में से लेंथ ऑफ द हेमिस्फेयर या फिर बोलो हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर। तो एक बात तो आपको पता ही है, जो रेडियस होता है हेमिस्फेयर का और जो हाइट होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये भी क्या होगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो मैं अगर 9.5 में से 3.5 माइनस कर दूंगा, मुझे हाइट ऑफ द कोन मिल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट। तो क्या करूँगा मैं, टोटल लेंथ जो सॉलिड का जो लेंथ है उसमें से माइनस करूँगा। क्या माइनस करूँगा, हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर 3.5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और रेडियस तो दोनों के लिए सेम ही होने वाला है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल स्फेरिकल एंड कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट दोनों का ही रेडियस क्या है, सेम है। तो ये क्या है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, क्या है, सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सॉलिड किस किस से बना हुआ है, कौन से और हेमिस्फीयर, यानी इन दोनों के वॉल्यूम को मैं प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। कैसे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इसमें क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर क्या होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसमें कॉमन क्या हो सकता है, 1/3 यहाँ पे भी है, 1/3 यहाँ पे भी है, 1 है ना यहाँ पे, 1 × 2 कर सकता हूँ मैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले लिया। अभी इतना पार्ट कॉमन हो गया तो बच्चा क्या, सिर्फ यहाँ पे h बचा है, प्लस 1/3 कॉमन गया तो बचा क्या, ये 2 बचा, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर भी कॉमन गया, लेकिन यहाँ पे क्या है आर क्यूब है, यानी यहाँ पे एक सिंगल आर बचेगा।
तो अब वैल्यू पुट कर दो फटाफट। 1/3 को ऐसे ही रहने दो। पाई का वैल्यू मैं रख देता हूँ 22 डिवाइड बाय 7 आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है हमारे पास 3.5, तो स्क्वायर करने के प्लेस पे मैं क्या कर देता हूँ 2 टाइम लिख देता हूँ 3.5 इंटू 3.5। एच का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 3.5। आगे सॉल्व करते हैं फटाफट। 7 5 या कितना होता है 35, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.5 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। अब क्या कर सकते हैं, एक काम करो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं क्या आता है। तो इसका होगा 175 पॉइंट कितने पे आएगा 2 डिजिट पे, यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1.75 और इसमें 22 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा देखते हैं। 2 5 जा 10 बचा 1, 2 7 जा 14 50 बचा 1 3 0 5 3 0 5 8 3। ये आ गया पॉइंट कितने पे 2 डिजिट पे है, तो कितना आ गया मेरा यहाँ पे 38.50 डिवाइड बाय 3। समझा ना, देखो पहले क्या किया 7 5 जा किया तो 0.5 आ गया और 0.5 इंटू 3.5 किया तो कितना आया 1.75 आया। फिर 1.7 का मल्टीप्लाई 22 में किया तो आ गया 38.50 और डिवाइड में 3 ऐसे ही रहने दो अभी के लिए। फिर इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 और 6, नहीं तो एक काम करो लिख देता हूँ, नहीं तो नहीं समझेगा फिर। 38.5 कैंसिल नहीं होगा ना, हाँ नहीं होगा, रहने दो अभी के लिए। डिवाइड बाय 3 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13। अब 13 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 13 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा, क्या है 38.50 13 जीरो आ जाएगा, 13 5 जा 65 बचा 6 104 104 110 बचा 11 13 50। तो कितने डिजिट पे, तो कितना आ रहा देखो, मैंने इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरे पास 500.50 डिवाइड बाय 3। अब 3 से इन्हें कट कर दो, देखते क्या आता है। 3 1 जा 3 2 गया, 3 6 जा 18 2 गया, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 गया, यहाँ पे 25 हो गया, 3 8 जा 24 1 बचा, फिर 0 3 3 जा 9, बस इसके आगे मत करो। तो आ गया हमारा, क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 166.83 cm क्यूब। तो फाइनल आंसर में लिख देना आप लोग कि therefore the volume of the solid is 166.83 cm cube. Question number 4. As observed from the top of 100-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. एक लाइट हाउस है, तो पहले मैं एक लाइट हाउस बना देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे बनाता हूँ। चलो मान लो ये मेरा लाइट हाउस है, इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, और ये कितना मीटर का है 100 मीटर का है। देखो यहाँ पे बोला भी 100 मीटर हाई। चलो ये हो गया हमारा लाइट हाउस। फिर उसके बाद क्या बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे की ओर बन रहा है एंगल ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। देखो जब भी यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है दो शिप्स को, तो एक जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। तो मैं दोनों, एक मिनट है, समझ जाओ ये क्या है हमारा सी है। तो एक हो गया ऐसा और दूसरा हो जाएगा ऐसा। अब इसमें से छोटा एंगल कौन सा है, ये वाला, बड़ा एंगल कौन सा है ये, यानी छोटा एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। जब यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है ये दोनों शिप को, तो क्या हो रहा है, एक को 30 डिग्री का एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन और दूसरा 45 डिग्री है, 45 डिग्री का बन रहा है। हाँ, तो इनको भी नाम देना पड़ेगा, इनको नाम दे देता हूँ मैं, इसको नाम दे देता हूँ सी, इसको नाम दे देता हूँ डी। अब हमारे पास है क्या, सिर्फ और सिर्फ इसका है और 2 थीटा का वैल्यू है। तो आगे क्या बोला है फिर, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, हाँ सेम साइड में ही है बिहाइंड द, ठीक है। फिर फाइंड द डिस्टेंस
बिटवीन द टू शिप्स, इन दोनों, ये दो क्या है हमारे शिप है, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। क्वेश्चन समझा ना? क्वेश्चन में क्या बोला है, एक लाइट हाउस है जो कि 100 मीटर का हाइट है उसका, वहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है दो शिप को, और दोनों शिप क्या है, सेम साइड है, एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो और एक का है क्या है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक का 45 डिग्री का बन रहा है, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। कैसे, देखो यहाँ पे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि लेट ए बी क्या है हमारा, लाइट हाउस है, लेट ए बी द लाइट हाउस एंड, और क्या है, पॉइंट सी और पॉइंट डी क्या है, शिप का लोकेशन है। तो यहाँ पे बोल देता हूँ एंड पॉइंट सी एंड डी रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ शिप, डाल देता हूँ, रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ शिप्स। चलो ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। अब इसमें दो थीटा का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू कितना है अपने पास, 100 मीटर है, और हमें क्या फाइंड आउट करने का है, हमें सी डी, यानी कि ये दो शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। तो सी डी हमें फाइंड आउट करने का है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में क्या है हमारे पास, देखो थीटा का वैल्यू है, तो हम लोग मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। हमारे पास है क्या, ए बी है, तो ये जो एंगल है एक इसके अपोजिट में वाला है, यानी अपोजिट हो गया, पहला अपोजिट हो गया। और ये क्या है, बी सी हमें फाइंड आउट करना है, पहले बी सी फाइंड आउट करेंगे तो ही हमें सी डी मिलेगा। तो बी सी क्या हो जाएगा, इसका एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो ये कौन से वाले में आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या फिर एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, 10 या हाँ 10 में हो जाएगा, 10 में हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेन थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा, 45 डिग्री, टेन 45 इज इक्वल टू अपोजिट होता है, अपोजिट साइड क्या है इसका, इसके अपोजिट में क्या है हमारा, ए बी है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी। 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। हाँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है, अगर आपको याद करना है अच्छे से, और आप चाहते हो कि एक मतलब सिर्फ और सिर्फ साइन का याद कर लोगे, बाकी आपको मैंने ट्रिक बता दिया और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हो। तो अच्छा ट्रिक है वो काफ़ी। तो देखो यहाँ पे 1045 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो ए बी का जो वैल्यू है हमारे पास कितना है, 100 मीटर है, और बी सी हमें फाइंड आउट करने का है। बी सी को यहाँ ले लो, बी सी का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो बी सी ही रहेगा। तो ये कितना आ गया, 100 मीटर आ गया, यानी कि बी सी भी क्या है, कितना है हमारा, 100 मीटर है। ये हो गया बी सी का डिस्टेंस। चलो अब हमें क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी लेंगे। ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग क्या करेंगे, सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे, तो अब क्या करूँ, यहाँ पे ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा, ए बी डी। अब इसमें भी ध्यान से देखो, हमारे पास ए बी का वैल्यू है, बी सी का वैल्यू है, सी डी का फाइंड आउट करने का। तो कैसे करोगे, तो इसमें क्या है, एंगल का है थीटा है, ठीक है। इसमें भी देखो अपोजिट साइड है, और ये पूरा बी डी क्या है, इसका एडजेसेंट साइड है। तो सेम 10 इसमें भी आएगा, 10 इसमें भी आ जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, ए बी, और एडजेसेंट साइड क्या है हमारा, बी डी। पूरा ले लो हाँ, क्योंकि हम लोग पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये होगा बी डी। 1030 का वैल्यू इसका कितना साइन का होता है, हाँ 1/√3 होता है। फिर उसके बाद अगर आपको 10 का नहीं याद है, अगर आपको साइन, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन का याद है, कॉस का याद है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका 10 का वैल्यू आ जाएगा। तो ए बी का कितना है, 100 है, लेकिन बी डी तो पूरा है नहीं, लेकिन हमारे पास बी सी है। तो जो बी डी है वो किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी प्लस सी डी। तो 1/√3, अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, 100
BC का वैल्यू कितना है अपने पास 100 है, प्लस CD हमें फाइंड आउट करने का है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस CD, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा जो है वही रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा 100 इंटू √3। अब क्या करोगे, इस 100 को वहाँ पे लेके जाओ, प्लस में है तो वहाँ माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा CD इज इक्वल टू 100 √3 माइनस 100। अब देखो यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, 100 को मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, देयरफॉर CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 में कॉमन लूँगा तो बचेगा √3 माइनस 1, समझा ना। 100 कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया √3 और यहाँ पे 100 चले गया, बचा सिर्फ 1। अब √3 का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे 1.732, तो वैल्यू पुट करो फटाफट। CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 1.732 ना, -1। अब इसमें से -1 करो, -1 करो कितना आएगा, इसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा 0 पॉइंट, बाकी ये सब 732 ऐसे ही रहेगा 732। अब इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 डिजिट के बाद चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा CD इज इक्वल टू 73.2 मीटर, ठीक है 73.2 मीटर हो गया। तो हमारा क्या आ गया है, डिस्टेंस कितना आ गया है दो शिप के बीच का 73.2 मीटर। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स आर 73.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम, क्या बोला है, प्रूव दैट 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें क्या करने का, ये जो नंबर दिया है इसे हमें इरेशनल प्रूफ करने का है। फिर आगे क्या बोला, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन एक साइड ये भी बोला है कि जो √3 है क्या ये इरेशनल है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसे इस नंबर जो दिया इसे रैशनल अज्यूम करेंगे, अगर हमारा ये अज्यूम रॉन्ग निकला तो समझ जाओ ये क्या है इरेशनल नंबर है। कैसे, देखो यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे लिख दो लेट अस अज्यूम 2 प्लस √3 अपॉन 5 इज रैशनल। ये मैंने क्या किया है, एज्यूम किया है, तो इसे किसके इक्वल ले लेता हूँ, 2 √3 इज इक्वल टू ए बी ले लेता हूँ। ए बी क्या है हमारा, इंटीजर्स है, तो यहाँ पे लिख दोगे वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है हमारे इंटीजर्स है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, ये हो जाएगा 2b प्लस ये हो जाएगा √3 इंटू बी इज इक्वल टू ये 5a हो जाएगा। अब क्या करो, ये प्लस में यहाँ पे ले लो, माइनस में हो जाएगा 5a माइनस 2b, ये b को भी वहाँ पे ले लो, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया आपको, जो a और b है क्या है इंटीजर है, तो यहाँ पे लिख दो सिंस A एंड B आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है हमारे इंटीजर्स है, ए और बी इंटीजर्स है, तो जो इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर में हो जाएगा और इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर में हो जाएगा, तो फिर माइनस हो जाएंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा इंटीजर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये इंटीजर्स है तो बी ऑलरेडी इंटीजर है, तो यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा रैशनल हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि A and B are integers and so लिख दो so 5a minus 2b also b also be integers। नहीं समझा मुझे मालूम है, एक बार वापस बताता हूँ आपको। देखो ए बी क्या है हमारे इंटीजर्स है, अब इनका मल्टीप्लाई होगा इनका मल्टीप्लाई होगा, दोनों इंटीजर हो जाएंगे, और इंटीजर का माइनस इंटीजर होता है इंटीजर ही होता है, ठीक है। और बी तो ऑलरेडी इंटीजर है, और ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो ए बी क्या हो जाएंगे, पूरा टर्म क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा, और पूरा टर्म इंटीजर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा ये रैशनल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 5a माइनस 2b डिवाइड बाई b इज
रैशनल। क्या हो जाएगा? रैशनल हो, इज रैशनल। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारे लेफ्ट साइड में है वो क्या है? √3 है। ये क्या बोला है? वी नो दैट, हमको पता है और एक क्वेश्चन में भी दिया है कि ये क्या है? इरेशनल है। तो ये क्या है? फिक्स है, ये इरेशनल है। लेकिन ये क्या है? हम लोगों ने अज्यूम किया है। तो जब कभी भी ऐसा हो सकता है क्या? इरेशनल जो है रैशनल के इक्वल हो सकता है कि, यानी ये इरेशनल है और ये क्या हो? रैशनल आ रहा है। तो ये ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। यानी कि हमारा यहाँ पे जो एजप्शन है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर ये रैशनल होता तो हमने बोल सकते हैं हाँ रैशनल इक्वल टू रैशनल है, लेकिन ये क्या है? इरेशनल है। तो ये तो रॉन्ग हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है और हमको पता भी है। लेकिन ये हम लोगों ने क्या किया? एज्यूम किया। यहाँ हमारा एज्यूम रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बट वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल। क्या है? ये इरेशनल है। और यहाँ पे बोल सकते हो ये गिवन भी एक तरह से ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे लिख दो गिवन। ठीक है। अगर ये क्या है? √3 क्या है? इरेशनल है। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल होगा। तो यहाँ पे क्या अराइज होगा? कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा। देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन लिख दो, अराइजन या राइजन लिख दो, राइजन। contradiction has arisen because of wrong assumption। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ? क्योंकि हम लोगों ने रॉन्ग एजप्शन किया था, इनकरेक्ट एजप्शन किया था कि ये क्या है? रैशनल है। अगर ये रॉन्ग साबित हो गया तो रैशनल नहीं है, तो क्या बचा? इरेशनल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? देयरफॉर 2 + √3 divided by 5 is an irrational। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 2x + 4p = 0। ये देखो ये क्या है? रूट ऑफ इक्वेशन, यानी हम लोग x के प्लेस पे क्या करेंगे? ये -4 को पुट करेंगे और p का वैल्यू निकालेंगे। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px ब्रैकेट में 1 + 3k + 7 ब्रैकेट में 3 + 2k = 0 हैज इक्वल रूट। पहले क्या करेंगे? हम लोग इस x के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, p का वैल्यू निकलेगा, p के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, और डिस्क्रिमिनेट के लिए यहाँ पे ऑलरेडी बोला कि हैज इक्वल रूट्स, यानी इक्वल रूट्स यानी डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? = 0 होगा और हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे पहले क्या करना है आपको? सीधा और सिंपल यहाँ पे लिख दोगे -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन है। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग? x = -4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो पुट x = -4 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे? x² + 2x + 4p = 0 में पुट करेंगे। x के प्लेस पे क्या आएगा? -4। चलो ठीक है, 2 × -4 + 4p = 0। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। माइनस है तो क्या है? पावर क्या है? हमारा एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव है, तो माइनस हट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 में -8 हो जाएगा, + 4p ऐसे ही रहेगा। अभी इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 8। तो 8 को मैं वहां ले लेता, हाँ 8 को वहां पे ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पे 8 मिनट है, 4p = 0 ऐसा रहेगा। 8 वहां जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? -2। कितना आ गया? p का वैल्यू -2। अभी इस p के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट p = -2 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा? पहले तो है x² + p of x p × x
पी एक्स 3k प्लस 7 ब्रैकेट में 3 प्लस 2k इक्वल टू 0 है, राइट। अभी p का वैल्यू -2 पुट करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, p के प्लेस पे -2x हो जाएगा, बाकी सब वैसे के वैसे ही रहेगा, ये 1 है, प्लस 7 भी ऐसे ही रहेगा, 3 प्लस 2k भी ऐसे ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उससे कंपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स हो गया और ये सी हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए के प्लस पे क्या है, एक्स स्क्वायर यानी 1 रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे एक्स तो आएगा नहीं, सॉरी इधर के रहेगा, देखो हाँ यहाँ पे के रहेगा, तो यहाँ पे एक्स तो आएगा नहीं, बचेगा क्या -2 ब्रैकेट में 1 प्लस 3k, ये हो गया बी का वैल्यू। और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का तो वैल्यू पूरा ही हो जाएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं एक्स हमारा, तो ये हो जाएगा 7 3 प्लस 2k, ये हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट आपको डी से डिनोट करना है, डी से डिनोट करो, या फिर डेल्टा लिखना है तो डेल्टा ही लिख दो, आपके ऊपर है। अब कहाँ करूँ, कितना दिख रहा है कैमरे में, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ कर देता हूँ। अब डिस्क्रिमिनेट, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, नहीं तो लिख दो नाउ यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कहीं कहीं यहाँ पे कोई डी भी लिखता है तो लिखना है तो लिख देना। तो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है फॉर्मूला। बी का वैल्यू क्या है अपने पास -2 ब्रैकेट में 1 प्लस 3k, तो ये पुट कर दो फटाफट, क्या आ जाएगा -2 ब्रैकेट में 1 प्लस 3k, तो स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है अपने पास 1 है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ए का वैल्यू 1 ही है, 1 ही है। सी का वैल्यू क्या है अपने पास 7 ब्रैकेट में 3 प्लस 2, क्या देखो मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac था, वैल्यू जो बी का था पुट कर दिया 4, फिर ए का वैल्यू रखा, फिर सी का वैल्यू पुट किया। अब आगे करते, आगे क्या, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा सॉरी, क्योंकि ये माइनस है और इसका एक्सपोनेंट पावर क्या है 2 है, तो इवन नंबर है तो ये माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे ये क्या है देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर तो इसके ऊपर भी आएगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी 2 इंटू 1 और इसका मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 6k। चलो ये क्लोज करो, फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में 1 4 ही रहेगा, 4 7 जा 28, और 3 प्लस 2k बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, चलो इसका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 प्लस 4 9 जा 36, और k स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 6 जा 24k, और ये माइनस है, 28 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 3 8 जा कितना होता है 24 बचा 2 3 से 84 हो जाएगा, नहीं माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 56 आएगा, हाँ 56, और एक के, चलो इतना कुछ आ गया है। अब ये ना इक्वेशन बन जाएगा, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू मिल जाएगा, कैसे मिलेगा देखो यहाँ पे, पहले के स्क्वायर बस 1 टाइम है तो इसे यहाँ पे लिख लो 36k स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आएगा के आएगा, तो पहले ये 24k और -56k माइनस करो, इसमें से 24 और ये कितना जाएगा, पहले 20 माइनस किया समझो तो कितना बचा 36 में से 2 माइनस किया तो समझ में नहीं आ रहा है,
20 माइनस किया तो बचा 36, 36 में से 4 माइनस किया तो बचा 32, -32 आ क्या? चलो ठीक है, देख लेते हैं जो होगा। और ये इसमें माइनस करेंगे तो -80 आएगा। अब एक बात तो हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है? हाँ, कि ये कि जो हमारा इक्वेशन है क्या है, इक्वल है, यानी रियल एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल होता है तो क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू 0 होता है, यानी मैं डेल्टा के प्लेस पे क्या करूंगा, 0 पुट करूंगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, और रियल एंड इक्वल होता है तो क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू 0 होता है, यानी डेल्टा इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे क्या है, डेल्टा है, तो डेल्टा के प्लेस पे 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 36k² माइनस 32k माइनस 80 इक्वल टू 0। 0 क्यों पुट किया? रूट ऑफ इक्वेशन क्या था हमारा, रियल एंड इक्वल था, क्वेश्चन में दिया था, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया। आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों जो है 2 के मल्टीपल है, तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है। इसके ऊपर भी चेक करते हैं, 4 से हो रहे क्या? हाँ 4 से भी हो रहे, 8 से हो रहे क्या? नहीं 8 से नहीं हो रहे, 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 9 जा कितना होता है 36, 9k² बचेगा, 4 8 जा 32 बचेगा, और 4 2 जा 8 20 बचेगा। और इजी हो गया। अब किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो अब क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 9 2 जा 8 180 हो जाएगा ये, लेकिन माइनस में आएगा। आप ध्यान से सुनो, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि उनका मल्टीप्लाई करने पे -180 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -8 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से वो नंबर है जिसका करने पे आएगा? तो अगर मैं 18 का मल्टीप्लाई 18 का मल्टीप्लाई मैं 10 में करता हूँ तो 180 आता है, ठीक है। और मैं -18 + 10 करता हूँ तो -8 आ जा रहा है, ठीक है। देखो यही वो नंबर है -18 + 10 जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे लिख दोगे 9k² तो ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, के तो आएगा ही, वेरिएबल आएगा ही हमारा, और प्लस और 10 के साथ भी के आएगा ही हमारा। देखो चेंजेस कहाँ पे हुआ, -8 के प्लेस पे -18 के + 10 के मैंने यूज़ किया, क्यों किया वो भी मैंने वहाँ पे आपको बता दिया है। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, 9, ये भी 9 का मल्टीपल है, और के यहाँ पे सिंगल के यहाँ पे डबल है, तो इसमें से एक कॉमन ले लेंगे। तो 9 के मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर में था तो सिर्फ सिंगल के बचेगा, -9 2 जा 18 2 बचेगा क्योंकि के यहाँ पे चले गया और 9 भी चले गया, तो यहाँ पे बचा k -2। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे देखो 10 यहाँ पे भी है और 10 का मल्टीपल यहाँ पे भी है, तो मैं 10 कॉमन लेता हूँ, बचेगा क्या 10 1 जा 10 यानी k बचेगा, -10 2 जा 20 k -2। ये दोनों सेम है क्या, हाँ सेम है, यानी कि हम लोगों ने जो किया एकदम परफेक्ट किया है। अब क्या करोगे, 9k और ये +10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, r k -2 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, k इक्वल टू ये प्लस में यहाँ पे आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 9 डिवाइड में चले जाएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस में है और ये प्लस में हो जाएगा, यानी k का। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्या बोला, इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ पॉइंट P 2 टेंजेंट्स PT एंड PS आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल SPT 120 डिग्री, प्रूव दैट OP इज इक्वल टू 2PS। एकदम इजी है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक एक्सटर्नल, पहले तो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट P है। इस एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, इस पॉइंट से लेके सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, और जब भी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सेम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, दोनों की दोनों जो टेंजेंट होते हैं, दोनों का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि जो PT होगा वो PS के इक्वल होगा। और दूसरी बात, और इसमें जो एंगल बन रहा है SPT वो कितना है, एंगल SPT ये कितना है 120, दोनों मिला के 120 है, यानी A और ये
कितना है 120 है। तो हमें क्या प्रूफ करने का, जो ओपी है वो 2PS के इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। कैसे करना है देखो, यहाँ पे पहले तो ले लो दोनों, दो ट्राइंगल ले लो। पहला ट्राइंगल ले लोगे POT और दूसरा ट्राइंगल ले लोगे POS। तो यहाँ पे लिख दोगे, तो प्रूफ क्या करने का है हमें, OP इज इक्वल टू 2PS हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिख दो इन ट्राइंगल POT एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारा, ट्राइंगल OS। अब क्या करना होगा, इन दोनों ट्राइंगल को पहले हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, उसके बाद ही हम लोग ये OP इज इक्वल टू 2PS प्रूफ कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे देखो, पहला तो मैंने आपको बता दिया, जो टेंजेंट होंगे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी जो PT होगा वो किसके इक्वल होगा, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, PT जो होगा वो PS के इक्वल होगा। ये जो टेंजेंट PT है वो टेंजेंट PS के इक्वल होगा। क्यों, रीजन लिख दोगे, द टेंजेंट ड्रॉन, द टेंजेंट drawn from external point, external tangents point to the circle are equal in length, लिख दो equal in length। यानी जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सेम पॉइंट एक्सटर्नल और सेम सर्कल से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे, वो दोनों का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। ये मैंने आपको बताया। अब चलो एक मिल गया। अब दूसरा देखो, यहाँ पे जब भी कोई रेडियस क्या होता है, ड्रॉन होता है, तो क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। यानी ये इसके परपेंडिकुलर है तो क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ए भी रेडियस है, तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ड टेंजेंट है, तो दोनों ही 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। यानी जो एंगल PTO और एंगल PSO दोनों के दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे लिख दो एंगल PTO इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, PSO। कितने हैं ये, 90 डिग्री। यानी तो यहाँ पे सीधा लिख दो बोथ 90 डिग्री। चलो एक और मिल गया, एक और ढूंढ लेते हैं। तो दूसरा मुझे देखो, जो रेडियस है OT और OS, रेडियस सेम सर्कल के रेडियस है, यानी कि ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख दो OT इज इक्वल टू OS। रीजन में क्या लिख दोगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। जब सिंगल रेडियस होता है तो उसे रेडियस कहते हैं, एक से ज़्यादा रेडियस हो जाता है तो उसे रेडियाई कहते हैं। तो यहाँ पे दो रेडियस है, इसके लिए मैंने इसे रेडियाई कह दिया। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल इक्वल होते हैं, आपको पता ही है। चलो अब तीन चीज़ें हमें मिल गई इक्वल। तो क्या मिला है, पहला साइड, एंगल, साइड। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल POT इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POS। दोनों ही ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या लिख दोगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लिख दो, कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ हो गया, दोनों ही ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये जो साइड, कॉमन साइड OP है, ये क्या करेगा, ये दोनों ही एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये जो है इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी ये 120 है तो इसको 60 करेगा और इसको 60 करेगा। तो यानी कि हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। और हमें नीड क्या है, रिक्वायरमेंट किसकी है, OP और PS की। तो देखो यहाँ पे ये हो गया OP और ये हो गया PS। अब इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे। अब ये हो गया थीटा का वैल्यू है हमारे पास। चलो अब जो PO है ये क्या है, हाइपोटेनियस है। क्यों हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट में है। तो हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट में है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, थीटा 60 है और इसका ये जो साइड PS है ये क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो ये हाइपोटेनियस और एडजेसेंट किस में आता है, याद करो। जो साइन होता है उसका होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कॉस होता है इसका होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और जो एडजेसेंट, हाँ ठीक है यही चाहिए था हमें, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस मिल गया। तो इसके प्लेस पे सेक वाला यूज़ करो। सेक का क्यों, क्योंकि सेक का हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यही कॉस वाला यूज़ करता हूँ। तो कॉस
तो मैं यहाँ पे लिख दो इन ट्राइंगल क्या लोगे, POS या फिर PSO लिख दो, PSO। इसमें क्या दिख रहा है मेरे को, cos 60 यूज करने वाला हूँ मैं, cos 60 क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 है। cos 60 इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड क्या है इसमें हमारा, PS है, ये हो जाएगा PS, सीधा लिखता हूँ PS, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, PO है। तो cos 60 का जो वैल्यू होता है sin 30 का क्या होता है 1/2, cos 60 का भी 1/2 हो जाएगा तब, क्योंकि ये रिवर्स होता है। तो PS ऐसे ही रहेगा, PO ऐसे ही रहेगा, देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई PS में करो और P का PO रहेगा यहाँ पे। तो PO का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो PO ही रहेगा और 2PS हो जाएगा, 2PS हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। OP PO लिख दिया क्या मैंने, ठीक है चलेगा, आप इसको क्या करो OP लिख दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, OP लिख दो इसे, PO लिखो OP लिखो, बात एक ही है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूवेड। अब क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट करते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे, इफ साइड ABBC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, बना देता हूँ फटाफट। ये हो गया मेरा ट्राइंगल ABC, जिसमें मीडियन क्या है हमारा AD क्या है मीडियन, फिर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारा PQR, इसमें मीडियन क्या है हमारा PM, इतना दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमें क्या करने का है कि ये जो दोनों ट्राइंगल दिए हैं ये सिमिलर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। इसके लिए क्या करोगे, क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बोल दिया, इनके जो ट्राइंगल ABC के जो साइड्स और मीडियन है किसके, प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR के, यानी इसके जो साइड्स हैं और जो मतलब ये दोनों ट्राइंगल के जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में है, करस्पॉन्डिंग साइड जो है रेशियो यानी इक्वल होगा इनका। तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग गिवन में कि AD एंड दूसरा मीडियन क्या है PM, AD क्या है मीडियन ऑफ AB ट्राइंगल ABC, PM क्या है मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। यहाँ पे लिख दोगे R मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या है हमारा PQR। जो AD है वो ABC का मीडियन है और जो PM है वो PQR का मीडियन है, ऐसा लिख दो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब टू प्रूफ लिख दो। प्रूफ क्या करने का है हमें, प्रूफ में क्या करने का, जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है, ऐसा हमें प्रूफ करने का है। तो क्या करोगे इसमें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है, AD क्या है AD क्या है ट्राइंगल ABC का मीडियन है, यानी ये मीडियन क्या करेगा इन BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो BC का इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो जो BD होगा या फिर CD, BD मानो, हाँ BD जो होगा हाफ होगा, किसका हाफ होगा BC का। तो मैं बोल सकता हूँ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा। BD किसका हाफ होगा, BC का हाफ होगा। सेम ऐसा ही सेकेंड ट्रायंगल में भी होगा, जो QM होगा, जो हमारा QM होगा ये किसका हाफ होगा, QR का हाफ होगा। इसे इक्वेशन 1 ले लो। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसमें मीडियन है, ऑलरेडी बोला है, जो AD है वो मीडियन है और जो इसमें PM है ये भी क्या है, मीडियन है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी जो BC है वो हाफ होगा किसका, BD का, और जो QR है ये किसका हाफ होगा, QM का हाफ होगा। इसे इक्वेशन 1 ले लिए। फिर लिख देंगे यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ABC और सेकेंड ट्राइंगल है क्या हमारा PQR, ये दो ट्राइंगल है। अब इसमें जो बोला है कि क्वेश्चन में कि इनका जो साइड AB BC और मीडियन AD है प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स PQ QR और मीडियन PM, यानी इनके जो ये दो साइड और ये दो साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और जो AD है वो PM के इक्वल है। नहीं समझा, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी है। तो इसमें जो AB का रेशियो ऑफ AB डिवाइड बाई PQ
इक्वल टू रेशियो ऑफ बी सी डिवाइड बाय क्यू आर इक्वल टू रेशियो ए सी डिवाइड बाय पी आर। ये क्या है, गिवन है ऑलरेडी, हाँ, क्योंकि इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो है प्रोफेशनल में, यानी कि इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा इक्वल होगा। ध्यान से देखो, जो ए बी है डिवाइड में पी क्यू के इक्वल, यानी रेशियो ऑफ ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ बी सी डिवाइड बाय क्यू आर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ए सी डिवाइड बाय पी आर की इक्वल है। अब इसे इक्वेशन पहले इसे लिख दो, हाँ इक्वेशन 2 लिख दो, और ये लिख दो गिवन है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करेंगे हम लोग। तो ए बी और पी क्यू ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बी सी किसका हाफ है, बी डी का। इस 2 को क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा 2BD, और सेम 2 को यहाँ पे ले लूँगा, ये क्या हो जाएगा 2QM हो जाएगा। लेकिन ये किसके इक्वल है, QR के, और ये जो BD है किसके इक्वल है, BC के। तो BC के प्लेस पे क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा, और सेम QR के प्लेस पे क्या आ जाएगा, QM आ जाएगा। क्यों, ये 2 यहाँ पे गया, ये 2BD हो गया, तो यहाँ पे 2BD आएगा, और यहाँ पे 2 गया तो ये 2QM होगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, BD और QM। और बाकी जो AC डिवाइड बाय PR है, इसको ऐसे ही रहने दो, और रीजन में लिख दो फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब दूसरा लेते हैं हम लोग। इसमें ले लो ट्राइंगल ABD, और इसमें ट्राइंगल ले लो PQM। तो यहाँ पे लिख दो इन ट्राइंगल ABD एंड सेकेंड ट्राइंगल क्या है हमारा, PQM, ये है। अब इसमें भी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे रेशियो ऑफ AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ BD डिवाइड बाय QM इज इक्वल टू रेशियो ऑफ AD है ना, हाँ AD डिवाइड बाय PM। लिख सकता हूँ मैं देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। रीजन क्या लिखोगे, बाय साइड 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 SSA क्राइटेरियन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बाय ट्रिपल S क्राइटेरियन प्रोपोर्शनैलिटी से मैंने बता दिया कि ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। अगर ये दोनों एक दूसरे के ट्रायंगल सिमिलर है, यानी कि ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM है, तो इसमें जो एंगल B और एंगल Q होंगे ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q। रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग नहीं, हाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर, करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल देख लेना है एक बार, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसे ही कुछ रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। पहले तो हमें क्या मिला, साइड मिला, साइड से पता चला ये दोनों, ये जो दो ट्रायंगल है ये क्या है, सिमिलर है। फिर एंगल हमें पता चला, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ साइड सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ ठीक है, चलो अब क्या बचा है, अब इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे हम लोग। इक्वेशन 2 से हम लोग बोलेंगे कि जो इसका जो रेशियो है इसके इक्वल है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय QR। रीज़न लिख दोगे यहाँ पे फ्रॉम टू, यहाँ पे मैंने 2 में ही बता दिया है, और ये क्या है, गिवन है ऑलरेडी, तो इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने बता दिया था। अब क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, पहले तो हमें क्या मिला, साइड मिला, फिर एंगल मिला, अब वापस साइड मिला। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। रीजन क्या लिख दोगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख दोगे हैंस
मेरा कर्सिव राइटिंग मेरे को ही नहीं समझ में आता, हैंस प्रूव इट है। हाँ वो